जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों आज जो होगी सी टेट की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो कुछ कॉन्सेप्ट भी है जिससे संबंधित प्रश्न आपके प्रत्येक सी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे ही कुछ प्रश्न मैंने छांट के आप लोगों के लिए मुहैया कराया है। ये प्रश्न 2018 के दिसंबर का पेपर का है और मैं इस पेपर के स्क्रीनशॉट के द्वारा एक पीडीएफ बनाया कुछ क्वेश्चनों का, जो कि परीक्षा से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट है। इसी को कुछ घुमा फिरा के इसमें से ज़रूर 10 प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जो जनवरी में सीटेट की परीक्षा होनी है। तो दोस्तों चलिए आज इस प्रश्न को, इसके हल को जान लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी है जिसको आज क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपके जो नंबर हो वो कंफर्म हो पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीटेट से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न उत्तर हो, कुछ कॉन्सेप्ट हो, वो आपको मिल सके। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो कंटिन्यू सीटेट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हाइलाइटेड पॉइंट है जो इंडिकेट आपका कर रहा है नहीं के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है, यहाँ नहीं के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं और आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। उसका जो आकलन करना रहता है उसका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। दूसरा ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास। तीसरा ऑप्शन है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। चौथा ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गणित के अवधारणाओं को समझना बिल्कुल ज़रूरी होता है। यहाँ आप देख लीजिए कि गणित के अवधारणाओं को समझना ज़रूरी होता है। गणितीय भाषा का विकास भी ज़रूरी है, तर्क कौशल का भी विकास ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने किस प्रकार से इसको छाटा, ये टेक्निक आप लोग देख लीजिए। पहले मैंने जो गणित की अवधारणा के बारे में सही चीज़ है उसको छांट लिया, और बाकी जो बच गया वो आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 3 नंबर इसका रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आपको पहले से प्रश्न के उत्तर मालूम है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर मालूम नहीं है तो उसकी सही चीज़ों को हम खोज लेंगे, निगेटिव खुद ब खुद सामने निकल के आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? अब यहाँ जो प्रश्न है कि गणित की अवधारणा के विकास में लिए जो सीरियल वाइज, इसको सीरियल वाइज कह सकते हैं, किस प्रकार से उसका मतलब कि विकास करना चाहिए, इस चीज़ को बताया गया। तो प्राथमिक लेवल पे, यानी कि प्रारंभिक कक्षा का मतलब 1 to 5 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बाद ये आपको सीरियल वाइज लगा देना है, सेट कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन भी उसी प्रकार से दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका होगा कि अनुभव प्रदान करना। ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको अनुभव के माध्यम से ही उसको समझना होगा, बताना होगा। और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा भाषा के माध्यम से समझाना। जी हाँ, भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके माध्यम से समझाना। ये 2 ऑप्शन सीरियल वाइज हो गए, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। बाकी बच गए 2 चीज़ें। तो इसमें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि इसके बाद जो आएगा 3 आएगा और सबसे लास्ट में आपका 2 नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
3 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो यहाँ पे खोज सकते हैं आप 3 4 1 2, 2 नंबर आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है, ये बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार 2 संख्याओं को घटाई। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट दिया गया है, इसको आप समझिए। नीचे दिए गए जो नंबर हैं, संख्याएं हैं, उसको घटाया है। किस प्रकार घटाया है आप देख सकते हैं। 83 में से 27 को माइनस किया है। तो यहाँ पे जो माइनस किया है वो कैसे किया है आप देखिए। यहाँ पे 13 में से 7 गया, 6 गलत लिख दिया है, ये बिल्कुल ही गलत लिखा है। तो इससे क्या बोध होता है, सीखने का क्या बोध होता है, आप इस चीज़ को बताएं। यहाँ पे किस प्रकार की मिस्टेक्स हैं वो बतानी है हम लोग को। क्या सीखा है बालक, क्या सीखने का बोध कराता है, इस चीज़ को पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है। ये किया क्या है कि -27 में से 83 को घटाया है। ये आप देखिए नीचे से घटाया है। उसको क्या चीज़ की जानकारी नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। और दूसरा ऑप्शन है बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, नहीं जानता है। जानता तो ऐसा मिस्टेक नहीं करता। यह एक गलती है, इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जाना चाहिए। तो यहाँ पे निदान के बारे में पूछा नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे जानता नहीं है, ये चीज़ भी गलत हो गया। बच गया आपका 2। तो यहाँ पे स्थानीय मान की, बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। स्थानीय मान तो उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर अगर 83 का है तो 83 उसने लिखा है, 27 का है तो 27 लिखा है। तो स्थानीय मान तो उसका सही है। लेकिन जो स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं वो चीज़ कुछ मैटर करता है। अगर देखा जाए तो हमारा ये भी ऑप्शन हमको सही लग रहा है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, लेकिन ये इसका सटीक जवाब नहीं हुआ। इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 33 का पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। स्थानीय मान तो लिख रहा है, सही लिख रहा है, लेकिन वो जो धारणा बैठा है कि नीचे से घटाते हैं, वो चीज़ उसके पास जो है वो गलत धारणा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी लंबा होता है सर, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में देखा गया कि ऐसे प्रश्न ही फंसाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा आप, ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस के बाद ही आती है, क्योंकि आदमी को सीरियल वाइज सेट करना, ये सब चीज़ें संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इसको बारीकी से सीखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसको भी सीरियल वाइज कह रहा है लगाने के लिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द सर्किल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। यहाँ पे जो कह रहा है इसको क्रम से लगाने के लिए, सीरियल वाइज एक तरह से कहेंगे इसको लगा देने के लिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा ऑप्शन है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रति पुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो यहाँ पे क्रम से लगाने के लिए अधिगम और आकलन के चक्र में जो हम लगाएंगे, वो सर्किल जब हम बनाएंगे तो सीखने और सीखने का आकलन जो होता है उसमें पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, इस तरीके से देखेंगे पहले, यानी कि पहला और लास्ट खोज लेंगे। तो जो हम लोग का प्रश्न संख्या 34 है, तो इसमें पहले आएगा आपका योजना बनाना।
शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। योजना बनाना ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो होगा प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। ये आपका 3 नंबर पॉइंट हो गया। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि, रिपोर्टिंग और उसका संचार। सबसे लास्ट में जो है उसका फीडबैक करेंगे। और तो इसमें ऑप्शन आप देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। 2, 1, 3, 4, ये आपका 34 का पहला ही ऑप्शन सही है सर। ये आपका पहला ऑप्शन जो हुआ बिल्कुल सही जवाब है जी। चलिए प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है। तीसरा ऑप्शन है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य होता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 35 का पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें जो है स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं ये अंक, और गणना जो है मुश्किल हो जाता है। तो आपका 35 का पहला ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधियां करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? जो सबसे जरूरी चीज है यही तो पूछ रहा है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सराडस खेलने का आनंद लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह बच्चों के अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के दैनिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। चौथा ऑप्शन है यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे के आकारों का परिचय कराती है। चलिए तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर जो होगा 3 नंबर ऑप्शन जो होगा सही होगा। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करती है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। गहन मतलब गहराई से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रश्न जो है ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है और पिछले परीक्षा में भी पूछा गया था। अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं, सभी गणितीय समस्याओं का हल करने में बहुत उपयोगी। तीसरा, गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा ऑप्शन है गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो जो दुकानदार, एक अशिक्षित दुकानदार जो गणित का प्रयोग करता है हिसाब करने में, वही तो पूछ रहा है कि उसका गणित किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि एक शिक्षक को चाहिए
कि इस तरीके की भी अवधारणा को बता के आप गणित पढ़ा सकते हैं प्रारंभिक स्तर प्राइमरी लेवल के बच्चे को। कि आप सब्जी खरीदने गए, 4 रुपये किलो है, आपने आधा किलो लिया तो कितना पैसा दिए, ये सब चीज़ें आप बता के आप गणित का जो कक्षा है उसको और अधिक रोचक और निदानात्मक तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 37, 38 किधर है? 39 से देखना है ना। चलिए प्रश्न संख्या 39। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, अब यहाँ पे दूसरा ही मैटर है। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सुनिए। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। चौथा ऑप्शन है वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो यहाँ पे जो प्रतिफल है वो किस लिए विकसित किया गया है, ये बातें पूछी गई है। तो प्रश्न संख्या 39 का जो आपका राइट आंसर होगा, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, ये तो कुछ हद तक सही लग रहा है लेकिन है नहीं। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ये तो हायर लेवल की बात हो गई, ये भी नहीं हो सकता है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष के अंत में परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो गणित का प्रतिफल इसलिए भी नहीं होता। गणित का प्रतिफल जो होता है बच्चों को हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ छूट रहा था। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? गतिविधि, कक्षा में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कि गतिविधि के तौर पे है, वो क्या है अब बताना है। तो प्रश्न संख्या 40 जो है वो पूछ रहा है आपका, विच ऑन द फॉलोइंग हैपनिंग इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो प्रश्न संख्या 40 में आप ऑप्शन देखिए। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चे द्वारा श्याम पट से नकल करना, बच्चे का अन्वेषण में लगाना। अन्वेषण का मतलब खोज, इन्वेंशन। तो यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न है वो व्यस्त रखने वाली बात कही गई है। एक गतिविधि जो एक्टिविटी हो रही है व्यस्त रखने की, तो बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो व्यस्त है। तो उसके लिए अगर हम उसको पूरी तरीके से व्यस्त करना चाहते हैं मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, तो किसी एक अन्वेषण के कार्य में ही लगाएंगे। सृजनात्मकता जो है उसकी बढ़ेगी, सृजनशील होगा बच्चा। इसलिए हम जो है उसको अन्वेषण के कार्य में कुछ खोजने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे ये, क्योंकि ये नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है। तो 41 नंबर जो है प्रश्न, उसमें एक एक संगता ये अवधारणा आवश्यक नहीं है, कर्मबद्धता ये भी आवश्यक नहीं है, समूह बनाना ये भी आवश्यक नहीं है। 41 का 3 नंबर जो ऑप्शन है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये आपका सही आंसर है। इसको आप देख सकते हैं। रिसाइटिंग नंबर नेम्स रैंडमली, ये जो है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, सॉरी, ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा। हालांकि हमें नहीं है कहना चाहिए तो हम है कह रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 42। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुने चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न कहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में पूछा है तो लंबाई गुने चौड़ाई बताया है। तो यानी कि बच्चे को जो है उसकी समझ के बारे में जो आप कहेंगे, क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी जो है उसको नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसने जो है फॉर्मूला बताया है, उदाहरण बताया है, सूत्र बताया है, तो इसलिए नहीं कहेंगे। और जो है 2 नंबर ऑप्शन, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे जो कह रहा है इसको भी हम नहीं मान के चलेंगे, वो इसलिए कि वहाँ पे पार्टिकुलरली पूछा नहीं गया है कि किसका क्षेत्रफल, इसलिए इसको भी सही नहीं मानेंगे। यानी कि आपका ये ऑप्शन भी गलत हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब जो 3 लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ये भी बात जो है नहीं वाले निगेटिव में आएगा। तो जो बच जाता है आपका 2 नंबर ऑप्शन जो बच जा रहा है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ये आपका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। 42 का 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43। बच्चा सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चा के गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? पहला ऑप्शन है, गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। तो यहाँ पे आप निगेटिव वाले छांट लीजिए। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि गणित जो है एक कठिन विषय है, और ये भी कहना गलत होगा कि गणित में लड़कियां कमज़ोर होती हैं, और ये भी कहना गलत होगा कि गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हर कोई गणित सीख सकता है। यानी कि 43 का 3 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए, जी हाँ, ये आपको थंबनेल पे देखने को मिला होगा। ये प्रश्न पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुज को खींचा गया था, और बच्चे को त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया? कौन सी विधि का प्रयोग किया? यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप करते क्या हो कि एक ट्रायंगल बना दिए। अगर एक ट्रायंगल बना दिए का मतलब हो गया कि आपने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। यहाँ पे 4 बनाने हैं, 4 ही बना दिए। चलिए, 4 बना दिए हमने। तो ये क्या हुआ कि ये चारों जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो जब उदाहरण प्रस्तुत हो गया, इसका मतलब सीधे हो गया कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि आप इसको आगमन विधि में ले सकते हैं। 44 का 1 नंबर ऑप्शन जो सही हुआ आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 45। चलिए, 45 नंबर प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ भी आपको हाइलाइटेड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपका हाइलाइटेड पॉइंट है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होती है। चौथा ऑप्शन है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन पूछा जा रहा है निगेटिव। तो आपको मैं बता दूं कि संकल्पना का जो मानचित्र है ये जोड़ने में सहायक होता है और संकल्पना मानचित्र प्राकृतिक पदानुक्रमित होती है, ये भी सही है। संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणाओं और जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। और जो ऑप्शन आपका बच जाता है ये आपका राइट आंसर हो गया, जो निगेटिव आंसर है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संकल्पना मानचित्र अगर गणित में स्टूडेंट खींचता है, देखता है, समझता है तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि गणित सीखने की कला उसमें है। तो इसलिए आपका 45 का 2 नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।